अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद जो है एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हो रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ 1 महीने के अंदर काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट किए गए इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर CR1 IR1 वीज़ा कैटेगरी में। जब आप मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आपसे क्या-क्या सवालात पूछे गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उनके नतीजे में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जमा हो जाती है कि ये गलतियाँ लोगों से हुई, ये गलतियों पे काउंसलर ऑफिसर ने कैसे रिएक्ट किया, किन लोगों को एपी मिला, किन के केसेस में पासपोर्ट रख लिया गया, किन के केसेस में दे दिया गया। तो इस तमाम तर इन्फॉर्मेशन को एक थोड़े ब्रीफली मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर समराइज़ करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको, अगर आप आने वाले वक़्त में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाले हैं, तो हो सकता है आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल हो सके। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो डिफरेंट लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप शेयर किए हैं, और अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो होपफुली आपका इंटरव्यू सक्सेसफुली पास हो सके। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फ़िक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या-क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है। तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं, जिनमें आपकी मैं वन ऑन वन कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें जो है वो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कॉमन बातें हमें मालूम है, लेकिन फिर भी इनका रिमाइंडर ज़रूरी होता है। इनको बार-बार रिमाइंड करना ज़रूरी होता है और ख़ुद ख़्याल रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि नेवर एवर फॉरगेट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैं बार-बार कहती हूँ कि बेनिफिशियरी के, जो जा रहा है, जो एप्लीकेंट है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने एक आध केसेस में ये देखा कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइनेंशियल चीज़ें, सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, सब चीज़ें सही थी, लेकिन जो बेनिफिशियरी था वो जब काउंसलर ऑफिसर के पास गया, तो जो उसका निकाहनामा था, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, सॉरी, वो ओरिजिनल नहीं था। काउंसलर ऑफिसर ने देखा और उसको लगा कि ये जो है वो कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, जिसकी वजह से उसने कह दिया कि आपका केस फिलहाल एपी में डाला जा रहा है और आपको हमें ओरिजिनल नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भेजना होगा। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनका केस राइट अवे रिफ्यूज़ कर दिया गया। ज़ाहिर है एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसको बाद में भेज दिया जाएगा, लेकिन इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 60 टू 90 डेज़ अक्सर लग जाते हैं, जिसमें आप उन्हें डॉक्यूमेंट भी देंगे, बैक एंड फ़ोर्थ होगा। तो इतना डिले कॉज़ होता है सिर्फ़ इस वजह से कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो घर पे भूल गए। बेनिफिशियरी हर चीज़ से बढ़कर ये याद कर ले कि उसने कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर नहीं भूल के जाना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैरिज के 3 अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पासपोर्ट हो गया, उसकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, और इसके साथ-साथ अगर बेनिफिशियरी या पेटिशनर की पहले कोई शादी हुई हुई है, आई वुड पर्सनली रिकमेंड दोनों के ओरिजिनल डिवोर्स डिक्री जो है वो चाहिए होगी। लोग कहते हैं कि पिटिशनर की ओरिजिनल डिवोर्स डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन मैंने खुद पर्सनली कुछ केसेस के अंदर ये बात मुझे हुई कि काउंसलर ऑफिसर ने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, मुझे ओरिजिनल डिवोर्स डिग्री देखनी है कि जो मैरिज थी वो टर्मिनेट प्रॉपर्ली हो गई या नहीं हुई। इवन दो मैरिज जो है वो टर्मिनेट अमेरिका के अंदर हुई थी, तब भी ओरिजिनल मैरिज टर्मिनेशन डॉक्यूमेंट जो है वो माँगा गया। अगर आपके पास टाइम है और कन्वीनिएंट है, तो आई वुड रिकमेंड ओरिजिनल डिवोर्स का जो डिग्री होता है, चाहे वो पिटिशनर का ही क्यों ना हो, गेट इट बिफोर योर इंटरव्यू टू बी ऑन द सेफ साइड। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि डू नॉट रिलाई ऑन द काउंसलर ऑफिसर सिस्टम। हम हमेशा बात करते हैं कि CAC के पोर्टल पे जो है वो चीज़ें अपलोड करें या नहीं करें, इंटरव्यू के अंदर लेके चले जाएं, हम अपलोड नहीं कर रहे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि CAC के पोर्टल पे अपलोड करना आपकी चॉइस होती है। आई ऑलवेज रेकमेंड कर दें, नहीं करना तो भी नहीं करें, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता कि जी हमने तो I-864 CAC के पोर्टल पे अपलोड कर दिया था, इसलिए हम अपने साथ नहीं लेके गए, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल इस्लामाबाद एम्बेसी, आप खुद जानते हैं, जब आप US वीज़ा शेड्यूलिंग पे जाते हैं, पासपोर्ट पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए, या आप किसी भी किस्म का
जो ये सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर वाले मामले होते हैं इनसे डील करते हैं, आप देखते हैं कि इनका सिस्टम बहुत एफिशिएंट नहीं है। इनके सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो लोग मैंने पर्सनली एक किसी से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वो सीएसी के पोर्टल पे अपने तमाम तर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके थे, तो उन्होंने मेन इंटरव्यू वाले दिन IR64 घर छोड़ के चले गए। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब काउंसलर ऑफिसर से उनके इंटरव्यू की बारी आई, तो काउंसलर ऑफिसर ने ये कहा कि मेरा सिस्टम इस वक्त डाउन है और मुझे जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर I864 नहीं मैं देख सकता, नहीं मैं एक्सेस कर सकता। आई वांटेड कि आप मुझे इस वक्त प्रिंट आउट दें उसका। अब जो क्लाइंट है, जो जो उस वक्त इंटरव्यू देने के लिए गया है, जो एप्लीकेंट है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट था ही नहीं, क्योंकि वो लेके ही नहीं गया था। वो ये समझ रहा था कि मैंने अपलोड कर दिया है, ऑफिसर देख लेगा। तो मैं तभी रिपीट कर रही हूँ कि डू नॉट रिलाई ऑन देयर सिस्टम। एवरीथिंग, हर चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए इन द प्रिंटेड फॉर्म, ताकि उनका सिस्टम चले या नहीं चले, आप उनको हर चीज़ प्रिंटेड हाथ में दे सके, चाहे वो टैक्स के डॉक्यूमेंट हो, W2s हो, सैलरी स्लिप्स हो, I864 हो, नो मैटर कि वो कितने सारे पेजेस थे, क्या थे, टेक इट विद यू। इसके साथ साथ एक और भी केस हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी एपी के अंदर फिलहाल केस जा रहा है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स हैं हम उनको ले रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा सिस्टम डाउन है। तो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर आजकल ये जो सिस्टम डाउन वाली रीजनिंग है ये बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे लोग ये शेयर कर रहे हैं और फिर उनका केस एपी में चला जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि एपी में वो सालों साल के लिए जा रहा है, अक्सर वो मामला 1 से 2 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व भी हो जाता है। ये जो I864 वाला केस मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके अंदर भी उन्होंने पासपोर्ट और I864 कहा कि आप जाइए वापस और फिर कराची जाके उसको हमारे पास रीसबमिट कीजिए दोनों चीज़ें। जो एप्लीकेंट था उसने ये चीज़ें नेक्स्ट डे ही सबमिट कर दी और 2 वीक्स के अंदर अंदर उसके हाथ में पासपोर्ट विद वीज़ा स्टैम्प आ गया। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये कोई परेशानी की बात नहीं बनी। 2 वीक्स के अंदर अंदर ये मामला रिजॉल्व हो गया। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, डोंट डू दैट। तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेटर मिल गया और उसके बाद जब मैंने उनसे पर्सनली मुझे बात हुई तो पता चला कि अब वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि उनकी कज़न मैरिज है और कज़न मैरिज के बारे में सवाल किया जाएगा तो वो क्या जवाब देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, पिछले 1 महीने के अंदर मैंने शायद 15 से 20 लोगों से ये चीज़ सुनी है कि वो इंटरव्यू के लिए गए और उनसे पूछा गया कि आर यू गाइस कज़न्स। ये सवाल ऑफिसर करता है, तो इसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें कि ये सवाल तो ऑफिसर करेगा। जब आप I-130 फाइल कर रहे हैं, जब आप एनवीसी के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उस ज़माने में मतलब इंटरव्यू से काफ़ी पहले इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें, अगर आपकी स्टेट जो है वो कज़न मैरिज को अलाउ नहीं करती। आपको पता होगा यूएस के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जो कि कज़न मैरिज को सपोर्ट करती हैं, अलाउ करती हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करती, कुछ स्टेट हैं जो पार्शली अलाउ करती हैं और कहती हैं कि जिस कंट्री में मैरिज हुई है, अगर वहाँ अलाउ है तो वील एक्सेप्ट दैट मैरिज। जिन स्टेट्स में कज़न मैरिजेस अलाउ नहीं होती, वहाँ पे फिर आपको दूसरे स्टेट का, जहाँ पे कज़न मैरिज अलाउ होती है, वहाँ का डोमिसाइल, एक्टिव डोमिसाइल फिर दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन देनी होती है, वहाँ पे अपनी दिखाना होता है कि आप रह रहे हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें अक्सर जॉब भी चेंज करनी पड़ती है लोगों को। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि आप इंटरव्यू की डेट आ गई, इसके बाद इतने से दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर इस सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट करेंगे। इसलिए इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि अगर आपकी शादी अरेंज मैरिज है और कज़न मैरिज है, तो डू चेक विद योर स्टेट कि आइदर इट इज़ अलाउड और नॉट। इसमें एक और पॉइंट ये है, कुछ लोगों की मुझसे बात हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि हम कज़न्स हैं, हाँ हम कह दें कि हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम इस तरह से बता दें काउंसलर ऑफिसर को, तो मैं किसी भी सूरत, मतलब हम नहीं बताएं कि हम कज़न्स हैं। मैं किसी भी सूरत में कभी भी ये रेकमेंड नहीं करती कि आप काउंसलर ऑफिसर से किसी भी बारे में गलत बयानी करें। हाँ, ये ज़रूर बोलते हैं हम कि जब तक वो नहीं पूछे, खुद से नहीं खुद से नहीं स्टोरी सुनाए लंबी-लंबी काउंसलर, लेकिन अगर काउंसलर ऑफिसर ने पूछा है राइट अवे, वो आपसे स्ट्रेट पूछ रहा है कि आर यू गाइस कज़न, तो यू हैव टू से येस। यू कैंट से कि नहीं, हम कज़न नहीं हैं, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी शादी जो है वो दूर के रिश्तेदारों में हुई है। इस तरह से नहीं कहना, हमेशा सच बात बोलनी है, ऑनेस्ट बात बोलनी है, क्योंकि गलत बयानी से जो है वो आपके लिए मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो ये है कि शटल सर्विस के अंदर बिग बैग्स आर नॉट अलाउड। और आजकल मैं एम्बेसी में ये भी सुन रही हूँ कि बस क्लियर बैग्स ही अलाउड होते हैं, जिनके अंदर सी थ्रू हो, दिख रहा हो कि आपके बस डॉक्यूमेंट्स ही हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने अपने इंटरव्यू वाले दिन एक बड़े बड़े जो स्कूल बैग्स होते हैं, और एक ने तो जो ट्रॉली का बैग होता है वो ही लेके चले गए, क्योंकि एल्बम भी था और डॉक्यूमेंट्स भी थे, चीज़ें भी थी। बट
ये चीज़ अगर आप लेके चले भी गए शटल के एरिया तक, वंस आप शटल के अंदर स्टेप इन करेंगे, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे और फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि उस वक़्त आपसे वो बैग ले लिया जाएगा, आपको एक शॉपर दे दिया जाएगा कि इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ही किया जाता है, तो इट्स बेटर कि आप एक प्रॉपर फाइल लेके जाएँ या कोई ट्रांसपेरेंट बैग लेके जाएँ, क्लियर बैग लेके जाएँ, ताकि आपको इस तरह का मसला नहीं हो। ऐन वक़्त पे शटल के अंदर आपको ये ना करना पड़ रहा हो कि ये डॉक्यूमेंट इस बैग में डाल रहे हैं, इससे चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो जाए। तो इस चीज़ का एहतियात रखें। इसके बाद एक और पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना था वो ये कि ज़रूरी नहीं होता कि हर मेडिकल के बाद जो है वो आपको वो दी जाए, मेडिकल की कोई फ़ाइल दी जाए, रिपोर्ट दी जाए। अक्सर और बेशतर ज़्यादातर केसेस में पूरा मेडिकल का जो रिज़ल्ट होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो ईमेल कर दी जाती है राइट टू द एम्बेसी, आपके मेडिकल जहाँ पे कंडक्ट हुआ है उस इदारे से। लेकिन कुछ केसेस के अंदर वो आपको देते हैं कभी-कभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स, कभी-कभी वो आपको देते हैं एक सील्ड एनवेलप ब्राउन कलर का जिसके अंदर एक्स-रे होता है। अगर आपको मेडिकल के बाद या आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है मेडिकल अथॉरिटीज़ की तरफ से, डू नॉट ओपन इट, बिल्कुल भी उसको ओपन नहीं करना जब तक आपसे, यूजुअली ऐसा होता है कि वो जब इमिग्रेशन होगी आपकी यूएस के अंदर, वहाँ शायद माँग लिया जाए, वो भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यू हैव टू टेक इट टू दैट लेवल, ठीक है? वहाँ तक आपको लेके जाना है। तो खोलना नहीं है, कोई भी सील्ड एनवेलप मिला है, डॉक्यूमेंट मिला है, उसको उसी हालत में रहने दें। आपको उसको ओपन नहीं करना, वरना उसकी क्रेडिबिलिटी फिर नहीं रहेगी, ठीक है? इसके साथ-साथ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये कि पर्सनली मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ एप्लीकेंट्स जो थे जब वो इंटरव्यू के लिए गए और उनके डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा-सा मसला हुआ, वहाँ पे काउंसलर ऑफिसर ने बैक एंड फोर्थ सवाल किए, वो पैनिक हो गए और पैनिक के नतीजे में उन्होंने काउंसलर ऑफिसर से थोड़ा-सा मिसबिहेव किया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका केस और उसका डिसीजन काउंसलर ऑफिसर के हाथ में है। आपने हर हाल में, चाहे वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट ऐसा माँग रहा हो कि आपको लगे कि नहीं ये तो हमने अपलोड करा था, क्यों माँग रहा है? खुद ही देख ले जाके। पर आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। इस वक़्त अथॉरिटी वो है, इस वक़्त आपका डिसीजन वो लेगा। यू हैव टू बी पोलाइट विद द ऑफिसर, मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कितना गुस्सा आ रहा हो, कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, कितने पैनिक हो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, वो आपको उसी वक़्त जज करेगा कि अच्छा ये मतलब मुझे सही नहीं लग रहा। पूरा उसके हाथ में है कि वो उस वक़्त आपके लिए क्या डिसीज़न ले। आपने अपने एटीट्यूड को बहुत ही पोलाइट, ऑनेस्ट और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और ऑफ़िसर से रूड हरगिज़ नहीं होना, क्योंकि आई हैव पर्सनली सीन किसी को इसके इसके ज़रिए एपी मिलता हुआ कि काउंसलर ऑफ़िसर, एक कुछ डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी थी और कुछ एटीट्यूड का भी मसला था कि काउंसलर ऑफिसर ने एपी में डाल दिया। इसके बाद एक और चीज़ है जो कि ये कि यूएस ट्रैवल डॉग्स पहले वेबसाइट थी जिस पे आप पासपोर्ट पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करते थे। अब जो है वो यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग वेबसाइट हो गई है, न्यू पोर्टल हो गया है जिस पे जाके आपको नया अकाउंट बनाना होता है यूजिंग द ओल्डर ईमेल जिससे आपने यूएस ट्रैवल डॉग्स पे बनाया होता है, वही ईमेल यूज़ करनी होती है। कुछ लोगों को वहाँ एरर आ रहा है, वो कहते हैं कि हम जब एंटर होते हैं तो यहाँ स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। तो हम जो है वो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो लिखा आता है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जो आपकी पुरानी अपलोडेड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर आपका पुरानी अपलोडेड इन्फॉर्मेशन से प्रॉपर्ली पिकअप लोकेशन सेलेक्ट हो जाती है, स्मूथली चल रहा है अकाउंट, दैट्स ओके, आप उसी से चलाएं। अगर नहीं हो रहा, बार बार एरर आ रहा है, तो आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन कर दें और स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करके आप वो कल क्लिक कर दें कि पुरानी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी और आप उसमें नई इन्फॉर्मेशन अपनी डाल दें। इन्फॉर्मेशन तो सेम होगी ना, आपका केस नंबर सेम होगा, पासपोर्ट नंबर सेम होगा, सब चीज़ होगी, पर बेसिकली आपने एप्लीकेशन न्यू स्टार्ट कर दी। इट्स जस्ट फॉर पासपोर्ट पिकअप लोकेशन और डिलीवरी। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं पर्सनली इसको ट्राई कर चुकी हूँ करके। तो आप जब इसको डालेंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन और वो लिखा आएगा कि जी अगर आप डालेंगे तो आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो रही है। ये सिर्फ मैं जब बता रही हूँ जब आपको कॉन्स्टेंटली एरर आ रहा हो और आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा हो। आपने डिलीट कर दी वो इन्फॉर्मेशन, न्यू पूरी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, कॉन्टैक्ट नंबर, एनवीसी केस नंबर, DS-260 नंबर, सारी चीज़ें दी और फिर आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा-सा जब कर रहे हो तो ध्यान में रखें। इसके बाद लास्ट चीज़ जो मैं ये कह रही हूँ वो ये कि चैट लॉग्स और पासपोर्ट स्टैम्प्स, ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है कि काउंसलर ऑफिसर ने ड्यूरिंग द इंटरव्यू माँगे और देखे भी। बहुत सारे लोग कहते हैं चैट लॉग्स, वीडियो कॉल, स्क्रीनशॉट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम साथ नहीं लेके जाते या हम अपलोड नहीं करते। अपलोड करें या ना करें, साथ में ज़रूर लेके जाने हैं। चैट लॉग्स भी
और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट्स भी और पासपोर्ट स्टैम्प्स भी, जो कि दिखाएँगे कि बैक एंड फ़ोर्थ पिटिशनर और बेनिफिशियरी के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई हैं, कितना ट्रैवल हुआ है, कब ट्रैवल हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये बोनाफाइड मैरिज का एविडेंस के तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और इसकी इम्पोर्टेंस का ख़्याल रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं जो पर्सनली उन लोगों से मालूमात के ज़रिए इकट्ठा किए गए हैं जो इंटरव्यू देने गए हैं इस पिछले 1 महीने के अंदर। आपका अगर आने वाले दिनों में इंटरव्यू है, प्लीज़ इन पॉइंट्स का ख़्याल रखें। चाहे आपको ये पॉइंट मालूम हो, फिर भी आप देखें कि इनमें कोई चीज़ तो नहीं है जो आप मिस कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, तो आपका वीज़ा इंटरव्यू सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।